मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार की नाक के नीचे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए एक युवक को यातनाएं दी गईं। उसके गले में पट्टा बांधकर घसीटा गया। उसे सड़क पर घुटनों के बल बैठाकर भौंकने को कहा गया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पीड़ित कह रहा है, मैं मियां भाई बनने के लिए तैयार हूं। युवक की शिकायत पर पहले तो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन घटना का वीडियो वायरल हुआ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टीम जमालपुरा थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें से समीर खान साहिल नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने आरोपियों पर एनएसए लगाकर उनका जुलूस निकाला। साथ ही प्रशासन ने आरोपियों के घर का अतिक्रमण भी तोड़ने की कार्रवाई की। इस संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हमने 24 घंटे में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन 6 घंटे में ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग और ऐसी घृणित सोच को हम कुचलने का काम करेंगे। भोपाल में वो कार्रवाई होगी जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए नजीर बने। जो ये कल घटना सामने आई थी उसमें कल तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। आज बाकी 3 को हिरासत में ले लिया गया है, अभिरक्षा में ले लिया गया है। उसमें से एक नाबालिग है और बाकी 2 बालिग हैं और इन्हें एक को पीजीपीटी ग्राउंड से लिया गया, एक को निशातपुरा हाउसिंग बोर्ड से लिया गया और एक को घर से ही लिया गया। हाँ, वो जो पुलिस की टीम ने अपना काम जैसा भी उन्हें लगा उस हिसाब से किया है। सर, आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है। आज पेश किया गया। तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गृह मंत्री ने भी इस पर बयान दिया है कि 24 घंटे के भीतर पकड़ने की बात थी, लेकिन 6 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। और खबरों का विश्लेषण अब हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सिकंदर जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है खबरों की खबर में। सिकंदर जी, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ही बड़ी और संवेदनशील घटना है जो राजधानी भोपाल में घटित हुई है, और सवाल ये भी है कि जब युवक ने पहली दफा इसकी शिकायत पुलिस से की तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर गया, वहां से कुछ हिंदू संगठनों तक पहुंचा, तब दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की। क्या आपको लगता है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो इसलिए भी पनप रहे हैं क्योंकि पुलिस समय रहते किसी तरह का एक्शन नहीं लेती, और कितनी बड़ी घटना के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये घटना ही बहुत ही अमानवीय है जी। और इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से इस्लामीकरण के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। कहीं लव जिहाद है, कहीं केरल स्टोरी जैसी चीज़ें हैं, कहीं और दूसरे का मकानों पे लिखे जाते हैं कि यह मकान बिकाऊ है। यानी परिस्थितियाँ ऐसी पैदा की जाती हैं कि या तो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले या फिर इलाका छोड़ दे। ये घटना भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसी जगह पर हुई है जहाँ कल्पना नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहाँ पूरा प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है, जहाँ सभी लोग हैं, जहाँ पुलिस को भी चौकन्ना रहना पड़ता है, जहाँ सीएम रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, और उस जगह अगर इस तरह की घटना होती है तो किस प्रकार से ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों के हौसले बुलंद हैं, इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वायरल वीडियो में पीड़ित व्यक्ति घुटने के बल बैठा हुआ है, उसके गले में पट्टा बांधा हुआ है, बेल्ट है, और एक आरोपी बेल्ट खींचकर गला कसते हुए कहता है, कुत्ता बन, बोल भाई सॉरी। फिर उसी के आगे वही युवक कहता है कि साहिल मेरे भाई, मेरे बाप हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये बोलने के लिए विवश करता है। आरोपी कहता है, बोल फैजान भाई मेरे बड़े पापा हैं। इस तरह की भाषा। फिर युवक कहता है कि फैजान में, उसी को दोहराता है कि फैजान मेरे भाई हैं, मेरी माँ उनकी माँ है, मेरे पिता उनके पिता है। और इतने में ही बात नहीं है। फिर आरोपी कहता है, ये कैसी हरकत कर रहा है तू, मैंने तेरा क्या किया था? युवक जवाब में कहता है कि साहिल भाई, अपनी माँ की कसम, मैंने आपसे सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पर देखो ना, बेल्ट पकड़े वाले कुत्ते की तरह भौंक। अब ये कहता है वो। ये बात बीच सड़क पर हो रही है, कहीं किसी मैदान में, किसी कमरे में ये नहीं हो रही है। पीड़ित फिर उनसे कहता है, कुछ नहीं किया, आपके दोस्त ने कराया है सब। पीड़ित है वो शाहरुख का नाम लेता है, कहता है उसके कहने पर ऐसा किया। तो ये इस तरह से जो कार्रवाई हुई पूरी तरह से, ये वीडियो जब वायरल हुआ, उस युवक ने सबसे पहले थाने में जाकर शिकायत की। थाने में उसका कोई महत्व नहीं दिया गया, इसको माना ही नहीं गया कि ये कोई घटना भी हो सकती है। इतना अगंभीरता और असंवेदनशीलता पुलिस ने दिखाई भोपाल की। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो गया,
जब हिंदू संगठन खड़े हो गए, जब सरकार की किरकिरी होने लगी, तब पुलिस ने कार्रवाई की। ये आप भले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह दे कि हमने तो 24 घंटे का समय दिया था, पुलिस ने 6 घंटे के अंदर पकड़ लिया, ये कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। ये शर्मनाक बात है कि सरकार के नाक के नीचे ये घटना हुई ही क्यों? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? सरकार का डर नहीं है? प्रशासन की व्यवस्था नहीं है? ये सवाल सीधे खड़े होते हैं। और पुलिस का रवैया देश भर में ऐसा ही है। ये पहले घटना को कोशिश करते हैं कि कोई मेरे पास कंप्लेन लेकर ना आए, कंप्लेन लेकर आए तो उसे लिखना नहीं, उसको समझना नहीं, उसको सोचना नहीं और उसे भगा देना है पीड़ितों को। लेकिन जब वही मामला तूल पकड़ जाता है तो पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करती है, उसे अपराधी भी मिल जाते हैं, उसे सारे सबूत मिल जाते हैं, कार्रवाई करने का बहाना भी मिल जाता है। वैसे आमतौर पर पुलिस कहती है इसके सबूत नहीं है, इसके जांच कर रहे हैं। अभी पुलिस प्रारंभिक जांच में कोई बात सामने नहीं आई है। पूरी तरह से पीड़ित व्यक्ति को झुठलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आदमी के हाथ में सब कुछ है, वो मुट्ठी में लेकर पूरी दुनिया चल रहा है। ऐसे दौर में भी पुलिस अगर वही रवैया अपना के चलती है कि उससे कुछ हुआ ही नहीं है, वो अगर हम छुपाना चाहेंगे तो छुप जाएगा, ये गंभीर बात है। ये पुलिस को इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए ये सब पूरे के पूरा सिस्टम पे सवाल है। पहली बात, सरकार की नाक के नीचे ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? दूसरी बात, प्रशासन निष्क्रिय क्यों रहा? तीसरी बात, पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे पुलिस गालियों पर क्या कार्रवाई की? सरकार बजाय पुलिस का पीठ थपथपाने के ये कहे कि यह तो 24 घंटे का समय दिया, 6 घंटे में, ये कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है और पुलिस की नाकामी है। इन पर दोषियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल, दोषियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को छूट देते हैं और जिनकी वजह से इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो पनप पाते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे खबरों की खबर में दूसरी खबर की। साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। गीता प्रेस को यह पुरस्कार अहिंसक और समाज कल्याण के विषय में दिया जाएगा। आपको बता दें कि गीता प्रेस के नाम पर यह एक बड़ी उपलब्धि होगी और इसे लेकर गीता प्रेस ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उसे इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस घोषणा के साथ ही इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस पूरी घोषणा के साथ इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस फैसले की तीखी आलोचना की। कांग्रेस नेता की ओर से इसे उपहास बताया गया और इस फैसले पर सवाल खड़े किए गए। वहीं जब कांग्रेस ने आलोचना की तो बीजेपी की ओर से भी जवाब आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले पर कहा कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाना गीता प्रेस के भगीरथ कार्यों का सम्मान है। वहीं गीता प्रेस की ओर से कहा गया है कि पुरस्कार स्वीकार है लेकिन राशि लेने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उनकी ओर से वजह भी बताई गई है। साल 1923 में गीता प्रेस की शुरुआत हुई और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। सिकंदर जी, गीता प्रेस का नाम आज न सिर्फ भारत में बल्कि 7 समंदर पार भी काफी प्रचलित है। रामायण के चलते भी काफी इसका नाम लिया जाता है। लेकिन जब इस पूरे पुरस्कार की घोषणा हुई तब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना की है लेकिन खुद गृह मंत्री फ्रंट फुट पर इस विषय पर आए और अपनी बात रखी है। किस तरह से इस पूरे समीकरण को समझा जाए? क्या पुरस्कार पर इस तरह की सियासत होना ठीक है या इसके पीछे जो राजनेता है उनकी अपनी मंशा है? अगर देश में विरोध के लिए विरोध की राजनीति होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। पुरस्कार हर तरह के दिए जाते हैं और उसका चयन होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी मंथन होता है, काफ़ी विचार होता है। कुछ जो तय पैमाने हैं उन पैमानों पर इनका चयन किया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये शांति पुरस्कार जो दिया गया वो क्यों दिया गया, तो गीता प्रेस गोरखपुर का क्या योगदान है। गीता प्रेस गोरखपुर 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। गीता प्रेस में 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं अब तक। ये बहुत बड़ी संख्या है, अभी तक कोई ऐसा प्रकाशक नहीं है। और इनमें भगवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल हैं, केवल गीता की। गीता प्रेस
की ओर से रामचरितमानस और जितनी भी धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं वो सब के सब एक तरह से बिल्कुल ही कम कीमत पर ने आम तौर पर प्रकाशक जो है उसमें मुनाफा खोजता है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ट्रस्ट है और एक ऐसा प्रकाशक है जो धार्मिक विचारधाराओं को और समाज के अंदर संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है। ऐसी पुस्तकें सस्ते दाम पर उपलब्ध होती हैं ताकि समाज के अंदर उसका संदेश पहुंच सके। गीता प्रेस की ओर से कहा गया है कि प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार मिलना सम्मान की बात है, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और लेकिन किसी प्रकार का दान वो नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर ट्रस्ट है और वो कहीं किसी दान को लेकर नहीं चलता है। तो उस पुरस्कार के साथ मिलने वाली जो राशि है उसको लेने से मना कर दिया गया है और सरकार को भी धन्यवाद दिया है। अब हमें ये समझना होगा कि गांधी शांति पुरस्कार आखिर है क्या। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है एक वार्षिक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत सरकार ने 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर किया था और इसके तहत सिद्धांत रखा गया था कि गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को सम्मान देते हुए जो लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुरस्कार देने के लिए कोई किसी दल से अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को दिया जा सकता है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, नस्ल कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, जाति पंथ लिंग ये कुछ भी हो। ये इसका मतलब ये हुआ कि गांधी शांति पुरस्कार इन सबों में से कोई भेदभाव नहीं करती है, बल्कि केवल गांधी के विचार को जो शांतिपूर्ण तरीके से विकास की प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में जिनका योगदान है उनको दिया जाता है। पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला माने हस्तकरघा की जो वस्तु होती है ये शामिल है। इतने चीज़ें दिया जाता है। हाल के समय में सुल्तान कसूब बिन सैद अल सैद ओमान 1919 में पहला पुरस्कार उनको दिया गया। फिर उसके बाद बंगबंधु शेख मुजब्बुर रहमान 2020 में पुरस्कार उनको दिया गया। ये बांग्लादेश से ये दोनों लोग थे, इनको सम्मानित किया गया। तब तो कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं खड़े किए, तब तो देश की किसी पार्टी ने सवाल नहीं खड़ा किए कि गांधी तो भारत के थे, भारत के बाहर ये पुरस्कार क्यों दिए गए। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस के जयराम रमेश ने सबसे पहला सवाल खड़ा किया, उन्होंने ट्वीट किया है इसका और ट्वीट करके कहा है कि ये पुरस्कार उपहास है और ये गोडसे और सावरकर जैसे व्यक्तित्व को सम्मानित करता है। बड़े विचित्र बात है, जब इसी गीता प्रेस गोरखपुर को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया और कांग्रेस की गहलोत सरकार ने उसे दिया और देने का काम कांग्रेस के बड़े नेता कर्ण सिंह ने किया, तब तो कांग्रेस ने सवाल नहीं खड़े किए। दरअसल जयराम रमेश ने ट्वीट तो कर दिया, ट्वीट वायरल होने के बाद अमित शाह सहित बीजेपी के सारे नेता कांग्रेस के इस सवाल पर सवाल खड़े करने लगे तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। आज की तारीख ये है कि जयराम रमेश की खुलकर तो आलोचना कांग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन उनके कार्यालय से लेकर बाकी जगह पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं जी। अगर जयराम रमेश जैसे एक कदम उठाएंगे और रामचरितमानस का प्रकाशन करने वाली संस्था पर सवाल खड़े होंगे तो भूपेश बघेल जो रामचरितमानस और रामायण का गुणगान कर रहे हैं उनको समस्या होगी। कमलनाथ जो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, ये हनुमान चालीसा भी गीता प्रेस गोरखपुर ही छापती है, फिर उन पर भी सवाल खड़े होंगे कि कहीं राम का नाम ये बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं राम मुँह में राम और बगल में छुरी तो इनके नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष के किसी भी नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कि पुरस्कार अगर पैमाने पर है तो हम उसे जातीय, जब पुरस्कार ही जातीय धर्म नस्ल पंथ किसी का भेदभाव नहीं कर रही है तो पुरस्कार पे सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि नियत और नीति कुछ और है और जनता इस पर अच्छी तरह से समझ सकती है। तो इस पुरस्कार पे सवाल नहीं है, सवाल जो है राजनीति के लिए है। अब चुनाव आने के बाद इतनी कटुता हो जाना
जी। और चुनाव के समय में, ठीक चुनाव से पहले इस तरह के वातावरण को पैदा करना, ये बड़ा विचित्र बात है। राजनीति के लिए कीजिए, बहुत मुद्दे हैं देश के अंदर जी। ये पुरस्कार कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप, बात सीधी सी है, अगर आप एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आपके तरफ ही उठी दिखाई देंगी, क्योंकि आपकी ओर से भी आपके बड़े नेताओं ने उन पुरस्कारों को हथिया लिया जो पुरस्कार पर उनका, वो और भी खुद ले लिया जी। दूसरे किसी ने नहीं दिया जी। गीता प्रेस ने खुद से पुरस्कार नहीं लिया, सरकार ने दिया है जी। तो ये महत्वपूर्ण है। इस पर राजनेताओं को अपने भाषा विचार पर संयम रखना चाहिए। बिल्कुल। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में और बढ़ जाएंगे आज की तीसरी और आखिरी खबर की ओर। अपने नियमितीकरण की मांगों के साथ छत्तीसगढ़ विद्यामितान संघ एक बार फिर लामबंद हो गया है। ये संगठन प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिथि शिक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया था और संगठन में लगभग 2000 शिक्षक हैं जो साल 2016 से ही अपने नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय से इनकी मांगें लंबित हैं और वर्तमान सरकार से भी कई बार ये अपने नियमितीकरण की गुहार लगा चुके हैं, मगर नतीजा सिफर रहा। मंगलवार को संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। स्वास्थ्य मंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 22 जून को इस पूरे विषय को सीएम के समक्ष वो रखेंगे और 24 तारीख का इंतजार होगा जब इस पर स्पष्ट जवाब वो संगठन को दे पाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से भी संगठन के पदाधिकारी दिल्ली जाकर मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भी इन्हें आश्वासन दिया है कि अगर आपकी मांगों को कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया है तो उस पर अमल जरूर किया जाएगा। न पूरा हुआ ना आधा। छत्तीसगढ़ सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तो नियमितीकरण का वादा हमसे किए थे, जो आज के डेट में सरकार भूल गई है। 4.5 वर्ष बीत चुका है, अभी तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है और सचिवों के माध्यम से हमको सुना और देखा जा रहा है कि 2 अंक बोनस देकर के वो पल्ला झाड़ने में, हमारी नौकरी खत्म करने के लिए वो लोग अग्रेसिव हो रहे हैं। इसलिए आज हम लोग माननीय टीएस सिंहदेव जी से मुलाकात किए, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने आए थे, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने आए थे। इन दोनों से मुलाकात नहीं हो पाया। सिकंदर जी, लगातार 2016 से जो संगठन है प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे क्षेत्र जहां पर आमतौर पर शिक्षक ड्यूटी करने जाना नहीं चाहते, वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। बीहड़ जंगल के कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है। कुछ शिक्षक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी ड्यूटी देते हैं। मांग इतनी है इनकी कि आपने 2018 में जब विपक्ष में रहते हुए वादा किया था कि आप हमें नियमित कर देंगे, पक्की नौकरी देंगे, हमारा संविलियन हो जाएगा, उसे बस पूरा कर दिया जाए। लेकिन क्या सरकार का कहना यह है कि इस पर प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो विद्यामितान शिक्षक हैं सिकंदर जी, उनका कहना यह है कि प्रक्रिया 4.5 साल से चले, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। क्या मंशा नहीं है नियमित करने की? यह सवाल बड़ा है। नियमितीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है, हो ये रहा है और सभी राजनीतिक दल ये कर रहे हैं, जो कि मेरा मानना है कतई ये ठीक नहीं है। आप जब सत्ता के बाहर होते हो तो सत्ता पाने की बेचैनी होती है। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी दल की हालत है कि जब सत्ता के बाहर होते हैं तो सत्ता मिल जाए, इसके लिए वो हर तरह का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जाकर घोषणा कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, आपने मौखिक घोषणा की, कल हो सकता है आप मुकर जाते। लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने उस वायदे को घोषणा पत्र के अंदर ले आती है और ये वादा करती है, इसका मतलब है कि आप अब जनता से ये वायदा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो इस काम को करेंगे। अब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो 4.5 साल में नहीं पूरी हो पा रही है, जबकि विपक्ष में रहते हुए मौजूदा सत्ताधारी दल को ये पता था कि इनकी प्रक्रिया क्या है, ये कैसे होता है, और सत्ता में आने के बाद ऐसा कौन सी व्यवस्था, कोई न्याय, उसमें कोई जांच आयोग भी नहीं बैठा था कि जांच आयोग की रिपोर्ट आएगी तब होगा। तो फाइल बढ़ी क्यों नहीं? क्या सरकार की मंशा नहीं थी या प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते थे? देश में शिक्षकों की, प्रदेश के अंदर शिक्षकों की बड़ी बुरी हालत है। पूर्ववर्ती सरकार ने जिन शिक्षकों की भर्ती सुदूर इलाकों में की है, नक्सल प्रभावित इलाकों में की, करीब 7 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित या बस्तर संभाग में आते हैं, ऐसे जिलों में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनका आज तक तबादला नहीं किया गया, क्योंकि उनकी सेवा शर्तों में इस तरह का हिडन एजेंडा जोड़ दिया गया कि वो वहाँ से उनको हटाया नहीं जाएगा। इसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि अगर सभी लोग तबादला कराकर शहर में या कुछ ऐसे जगहों पर चले आएंगे तो दूसरी सीटें खाली हो जाएंगी, वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा।
ठीक है, सरकार की ये मंशा थी, लेकिन अनियमित कर्मचारी जो हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए। 2016 से बात है, 2018 में चुनाव से पहले सरकार अगर मौजूदा सरकार वादा करती है तो ये ज़रूरी है कि उसको पूरा किया जाए। आखिर जब वादा किया गया था तो ये ज़रूर पता होगा कि इनके नियमितीकरण में कितने पैसे का दबाव आएगा, राजस्व का बोझ क्या पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बावजूद अगर वादा किया गया है और उस वादे को नहीं निभाया गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी नाराज़गी जायज़ है। अगर मान लिया अब केंद्रीय नेतृत्व से अब दिल्ली जाते हैं उनकी टीम के लोग और वहाँ से आश्वासन मिलता है, अगर जो है स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन देते हैं तो मुख्यमंत्री तो शहर में बैठे हैं, उनको चाहिए कि इन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। इस तरह से आश्वासनों से आप कितने दिन तक खेल सकेंगे, ये महत्वपूर्ण है। वादे अगर कीजिए तो निभाइए, वरना वादे तोड़ने का काम करने से आपको नुकसान ही नुकसान होगा। सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे, राजनीतिक दल पर सवाल खड़े होंगे, उनके घोषणा पत्रों पर सवाल खड़े होंगे। लगेगा कि ये पूरी तरह से फर्जी और जनता फिर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो घोषणा की गई है, जो वादे किए गए हैं, उनको पूरे किए जाएँ। बिल्कुल, तो वादे हैं उसे पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि सरकार कब तक इनके वादों पर संज्ञान लेती है। सिकंदर जी, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।